धनगांव झारखंड का एक छोटा सा आदिवासी गांव हरे भरे धान के खेतों, बांस के घने झुरमुटों और टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की पगडंडियों से घिरा था। सुबह की धुंध हवा में तैर रही थी। सूरज की पहली किरणें पत्तियों पर ओस की बूंदों को चमका रही थी। कोयल की मधुर कूक दूर पहाड़ियों से गूंजती हुई गांव तक आ रही थी और हवा में मिट्टी, गीली घास और दूर से बहती नदी की हल्की सी नमी की महक थी। इसी शांत सुबह में सुशांत मुंडा, 27 साल का दुबला पतला युवक, अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल पर अखबारों का बंडल लादे पसीने से तरबतर घर लौट रहा था। उसकी हल्की भूरी आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक, मगर उसका चेहरा थकान, अनिश्चितता और एक अनकही उदासी से भरा था। उसकी पुरानी नीली शर्ट धूल और पसीने से चिपक रही थी और साइकिल की चेन हर कदम पर चरमरती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। तो चलिए कहानियों के इस सफर को शुरू करते हैं। सुशांत का बचपन इसी गांव में बीता था। पिता हरी मुंडा एक मेहनती किसान थे जो सुशांत को स्कूल भेजने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाते। बेटा पढ़ लिख कर बाबू बन, गांव का नाम रोशन कर, पिता की गहरी आवाज सुशांत के कानों में अब भी गूंजती थी। मगर 10 साल पहले एक बरसात की रात बुखार ने पिता को छीन लिया। तब से राधा, उसकी 50 वर्षीय माँ, खेतों में मजदूरी कर घर चलाती थी। सुशांत ने गांव के इकलौते इंटर कॉलेज से भी किया हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र में, मगर डिग्री के कागज के अलावा उसकी जेब खाली थी। सपने अधूरे थे और हर रात वह सोचता, क्या ये डिप्लोमा कभी रंग लाएगा। दोपहर को वो रोज गांव के बरगद के पुराने विशाल पेड़ के नीचे बैठता। पेड़ की घनी छांव में हवा ठंडी थी, पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती भैंसों की घंटियों की आवाज एक सुखद संगीत रचती थी। बच्चे मुन्नी, रमेश और छोटी सी सोनी उसके चारों ओर गोला बनाकर बैठते। उनकी स्लेट्स पर चाक की खरखराहट गूंजती और हवा में स्याही, मिट्टी और बरगद की पत्तियों की हल्की महक तैरती। भैया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सोनी की पतली उत्साही आवाज हवा में गूंजती। 7 साल की सोनी की बड़ी बड़ी आंखें चमकती और उसकी मुस्कान में मासूमियत झलकती। सुशांत उसकी स्लेट पर झुककर अक्षर ठीक करता, हल्के से मुस्कुराता और कहता, शाबाश सोनी, अब सी फॉर कैट बोलो। मगर उसकी नजर अखबार के नौकरी कॉलम पर अटक जाती। क्लर्क, शिक्षक, ड्राइवर, हर विज्ञापन को वह भूखी आंखों से घूरता, अपनी टूटी कलम से गोला लगाता और फिर सिर झटक कर सोचता, यहाँ तो गांव का नाम भी नहीं पूछता कोई। उसका गला सूख जाता, हाथ अनायास माथे पर चले जाते और दिल में एक टीस उठती, क्या वह हमेशा यूं ही हारा रहेगा। घर लौटते ही मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर उसे स्वागत करता। छप्पर से हवा के झोंके आते और मिट्टी के चूल्हे से धुएं की हल्की गंध उठती। राधा, उसकी माँ, चूल्हे पर मोटी रोटी सेक रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बेटा, तुझे बाबू बनना है न? उसकी आवाज में उम्मीद की गर्मी थी, मगर आंखों में चिंता की गहराई। राधा के हाथ रोटी पलटते हुए रुक गए और उसने सुशांत की ओर देखा। सुशांत अपनी पुरानी घिसी चप्पल को मिट्टी के फर्श पर रगड़ते हुए हंस पड़ा। हाँ माँ, पर बाबू बनने में सरकार बहुत देर कर रही है। उसकी हंसी में मजाक था, मगर आंखें नम थी। वो कुर्सी पर बैठ गया, हाथों को घुटनों पर रगड़ते हुए, और सोच में डूब गया। क्या ये गांव, ये गरीबी उसकी राह का अंत है? ममता, सुशांत की 19 साल की छोटी बहन, सूरज ढलते ही घर लौटी। उसके हाथ में रंग बिरंगे धागों का गट्ठर था और चेहरा थकान के बावजूद उत्साह से भरा। पास के कस्बे में सिलाई सीखते हुए उसने बचपन से सपना देखा था, अपनी दुकान जहां वो रंगीन ब्लाउज, साड़ियां और बच्चों के कपड़े सिल सके। भैया, मैं एक दिन अपनी दुकान खोलूंगी, उसने कहा, आंखें चमकती हुई और होठों पर हल्की मुस्कान। उसकी बाहों पर सिलाई की सुइयों से छोटे छोटे खरोंच थे, मगर उसकी आवाज में हिम्मत थी। सुशांत ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ ममता, तू जरूर करेगी। मेरी बहन की हिम्मत से कुछ भी हो सकता है। ममता हंस पड़ी और उसकी हंसी घर में गूंज गई। मगर सुशांत के दिल में एक बोझ था। वह रात को छप्पर के नीचे लेटा, तारों को देखता और सोचता, ममता का सपना पूरा होगा, मगर मेरा। उसकी बेरोजगारी का अंधेरा ममता की चमक को भी फीका कर देता था। एक याद उसे सताने लगी। बचपन में ममता को उसने कंधों पर बिठाकर गांव की मेले में घुमाया था और वादा किया था, भैया तेरे हर सपने को सच करेगा। क्या वो यह वादा निभा पाएगा? राधा की जिंदगी भी आसान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद उसने खेतों में हल चलाया, धान रोपा और सूरज की तपिश में पसीना बहाया। उसकी हथेलियां सख्त थी, उंगलियां खुरदुरी, मगर दिल में एक आग थी अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की। रात को जब सुशांत और ममता सो जाते, राधा चूल्हे के पास बैठती, लालटेन की मध्यम रोशनी में पुरानी साड़ी सीलती और चुपके से रो पड़ती। हरी, मैंने सुशांत को बाबू बनाने का वादा किया था, वह बुदबुदाती, आंखें आंसुओं से भरी। सुशांत को उसकी माँ की यह चुप्पी सताती थी। एक रात उसने राधा को देखा और दिल में ठान लिया, माँ के लिए वह हार नहीं मानेगा।
एक उमस भरी दोपहर, सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। धनगांव की सनकरी गलियों में धूल उड़ रही थी और हवा में गर्मी, चाय की भाप और मिट्टी की सौंधी गंध का मेल था। सुशांत अपने दोस्त रवि के साथ गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था। लकड़ी की टूटी बेंच पर दोनों दोस्त चाय के कुल्हड़ लिए बातें कर रहे थे। रवि 25 साल का हंसमुख लड़का पास के कस्बे में किराने की दुकान चलाता था। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी नीली टी शर्ट धूप में चमक रही थी। देख भाई, ये ट्विटर है। रवि ने अपना पुराना स्क्रीन टूटा स्मार्टफोन सुशांत के हाथ में थमाया। यहाँ लोग अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। सुशांत की उंगलियां स्क्रीन पर अनिश्चित रूप से भटकी। उसने ऐप खोला और नीली स्क्रीन पर शब्दों का जाल देखा। #राष्ट्रीय_बेरोजगार_ दिवस ट्रेंड कर रहा था। उसने पढ़ा, इंजीनियर हूँ, 2 साल से बेरोजगार। एक पोस्ट थी, MA किया, अब रिक्शा चलाता हूँ। दूसरी। सुशांत का दिल धड़क उठा, माथे पर पसीना छलक आया। मेरा दर्द भी तो यही है, उसने सोचा, हाथ कुल्हड़ को कसकर पकड़े हुए। उस रात मिट्टी के घर की छत के नीचे टिमटिमाती लालटेन की पीली रोशनी में सुशांत रवि के उधार के फोन पर बैठा। हवा में तेल की हल्की गंध थी और बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, सांसें तेज थी। उसने टाइप किया, मैं झारखंड के एक गांव से हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार, न नौकरी है न उम्मीद, पर सपना अब भी जिंदा है। पोस्ट बटन को देखते हुए उसका गला सूख गया। क्या ये सही है? क्या कोई सुनेगा? उसने आंखें बंद की, सांस ली और बटन दबा दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग गए। वह लेट गया, छप्पर से दिखते तारों को देखा और सोचा, क्या यह उसकी आवाज का पहला कदम है? अगली सुबह सूरज अभी उगा ही था। धुंध हल्की थी और गांव में मुर्गियों की आवाज गूंज रही थी। रवि भागता हुआ आया, उसकी सांसें तेज, चेहरा उत्साह से लाल। सुशांत, तेरा ट्वीट न्यूज में छप गया, उसने चिल्लाकर कहा। फोन सुशांत की ओर बढ़ाया। झारखंड के एक लोकल न्यूज पोर्टल ने हाईलाइट किया था, धनगांव का युवक बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता है। सुशांत की आंखें चमक उठी, मगर मन में शक का बादल मंडराया, क्या इससे सच में कुछ बदलेगा? गांव वाले उसे घेरने लगे। बूढ़ी दादी लाठी टेकती हुई बोली, बेटा तू तो हमारा हीरो है। छोटी सोनी दौड़कर आई, उसकी छोटी चोटी हवा में लहराती और हंसकर बोली, भैया तू तो बड़ा आदमी बन गया। सुशांत ने उसका सिर सहलाया, उसकी गर्म हथेली सोनी के सिर पर ठहरी, मगर अंदर एक आग सुलग रही थी। उसने मुट्ठी बांध ली, आंखें संकल्प से भरी, उसे कुछ करना होगा। रवि की अपनी कहानी थी। 3 साल पहले उसके पिता की बीमारी ने घर को तोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ रवि ने कस्बे में किराने की दुकान शुरू की। सुबह से रात तक वो सामान बेचता, ग्राहकों से हंसकर बात करता, मगर रात को अकेले में अपने अधूरे सपने इंजीनियर बनने का सोचकर चुपके से दुखी होता। सुशांत, तू हार मत मान, रवि ने चाय की दुकान पर कहा, उसकी आंखों में दोस्ती की गर्मी। हाथ सुशांत के कंधे पर। ये ट्विटर तेरे सपने का रास्ता बन सकता है। सुशांत ने उसकी ओर देखा, रवि की हंसी में सुकून पाया और पहली बार लगा शायद उसकी आवाज सच में दूर तक जाएगी। दोनों दोस्तों ने कुल्हड़ उठाए, चाय की चुस्की ली और हवा में उनकी हंसी गूंज उठी। सुशांत का ट्वीट गांव में चर्चा बन गया। गांव के चौपाल पर जहां बूढ़े पान चबाते और ताश खेलते, बातें शुरू हुई। सुशांत बड़ा आदमी बनेगा, एक बुजुर्ग रामू काका ने कहा, उनकी दाढ़ी हवा में लहराती। मगर कुछ ने मुंह बिचकाया, अरे ये ट्विटर विटर से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं, एक और बोला। सुशांत ने ये सुना और उसका दिल डूबा। मगर रात को ममता ने उसे पकड़कर कहा, भैया तो गांव वालों की मत सुन, तेरा सपना बड़ा है। सुशांत ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और फिर से हिम्मत बटोरी। सुशांत ने ठान लिया, नौकरी का इंतजार नहीं, अब खुद कुछ शुरू करेगा। एक ठंडी सुबह सूरज की पहली किरणें धुंध को चीर रही थी। पहाड़ों की चोटियां बादलों में लिपटी थीं और हवा में गीली मिट्टी, बांस की ताजगी और सुबह की ठंडक थी। सुशांत अपने खेत के एक कोने में पहुंचा। उसकी पुरानी शर्ट की आस्तीनें चढ़ी थी, हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी। उसने बांस काटे, लकड़ियां जोड़ी और पुरानी नीली तिरपाल से छत बनाई। पसीना उसकी भौहों से टपक रहा था, हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां दुखने लगी, मगर उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान। दोपहर तक एक छोटी सी झोपड़ी तैयार थी। उसने एक लकड़ी की तख्ती पर पुरानी सफेद पेंट की डिब्बी से कांपते हाथों से लिखा, ज्ञानशाला, जहां सपने अभी भी पड़ते हैं। तख्ती को झोपड़ी के सामने टांगते वक्त उसका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, सांसें तेज थी और आंखें सपने से चमक रही थी। पहले दिन झोपड़ी में सिर्फ 5 बच्चे आए। मुन्नी 9 साल की, अपनी स्लेट कसकर पकड़े शर्माती हुई अंदर आई। रमेश 10 साल का, चंचल और हंसता हुआ जमीन पर बैठ गया। सोनी अपनी चोटी लहराती उत्साह से चहक रही थी। 2 नए लड़के, प्रकाश और दीपक, संकोच से दरवाजे पर खड़े रहे। सुशांत ने उन्हें बुलाया, आओ बेटा, ये तुम्हारा स्कूल है।
उसने पुरानी किताबें बांटी, हिंदी की कविताएं, गणित के सवाल, अंग्रेजी के अक्षर। रवि के उधार के फोन से उसने मोबाइल चलाना सिखाया। ये बटन दबाओ, गूगल पर सर्च करो, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्मी और उत्साह। बच्चे हंसते, उंगलियां स्क्रीन पर फिसलती और झोपड़ी में उनकी चहक गूंजती। सुशांत ने उन्हें सरकारी फॉर्म भरना सिखाया। आधार, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, खेती, मुर्गी पालन, सिलाई। नौकरी नहीं तो खुद काम पैदा करो, उसने कहा। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा, हाथ हवा में उठे। धीरे धीरे गांव के बेरोजगार युवा जुड़े। 22 साल का अजय, जो खेतों में मजदूरी करता था, अपनी फटी कमीज में आया। उसकी काली आंखें शांत थीं, मगर दिल में कुछ करने की भूख थी। 25 साल की रीना स्नातक के बाद निराश, संकोच से झोपड़ी में दाखिल हुई। एक शाम सूरज ढल रहा था, आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा था। अजय ने सुशांत से कहा, भैया, मैंने मशरूम की खेती के बारे में सुना है, क्या सिखाओगे? उसकी आवाज में झिझक थी, हाथ जेब में मुड़े। सुशांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अजय, हम सब मिलकर सीखेंगे। उस रात लालटेन की मध्यम रोशनी में मिट्टी के फर्श पर बैठे सुशांत इंटरनेट पर मशरूम खेती खोजता रहा। उसकी आंखें थकान से लाल थीं, उंगलियां स्क्रीन पर थिरकती, मगर दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। रीना की कहानी सुशांत को झकझोर गई। उसके पिता, एक सख्त मजदूर, उसे शादी के लिए दबाव डालते। लड़की हो, घर बसाओ, उनकी कड़क आवाज रीना के कानों में गूंजती। मगर रीना का सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना। एक शाम झोपड़ी में सूरज की आखिरी किरणें तिरपाल से छन रही थी। रीना रो पड़ी, उसकी सांसें रुक रही थी। भैया, मैं हार नहीं मानूंगी। सुशांत ने उसका हाथ थामा, उसकी हथेली गर्म और दृढ़ थी। रीना, ज्ञानशाला तेरे सपने का घर है, उसने कहा, आंखों में विश्वास। उसने रीना को ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाया, सोशल मीडिया पर हस्तशिल्प बेचना। धीरे धीरे रीना ने चूड़ियां और कपड़े बनाए, फोन पर तस्वीरें खींची और उसकी मुस्कान लौट आई। एक दिन उसने सुशांत को एक रंगीन रुमाल दिया। भैया, ये तेरे लिए। सुशांत की आंखें नम हो गई और उसने रीना को गले लगा लिया। बच्चों में भी बदलाव आया। मुन्नी, जो पहले शर्माती थी, अब कविताएं जोर जोर से पढ़ती। एक दिन उसने सुशांत को एक कागज थमाया जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, सुशांत भैया, मेरा हीरो। सोनी और रमेश ने मिलकर एक खेल बनाया। गूगल पर पक्षी सर्च कर चित्र देखे और मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां गढ़ी। सुशांत ने उनकी पीठ थपकी, तुम सब मेरे सपने हो, वह हंसकर बोला, मगर अंदर से उसका दिल गर्व और भावनाओं से भर गया। क्या यही उसकी असली जीत थी? 6 महीने बीत गए। ज्ञानशाला अब धनगांव का गौरव था। झोपड़ी के बाहर बांस की बाड़ से घिरे बच्चे और युवा हंसते बोलते, सीखते पढ़ते। सुबह हवा में किताबों की स्याही, मिट्टी की गंध और बच्चों की हंसी मिलती। सूरज की किरणें तिरपाल से छनती और झोपड़ी का फर्श रंग बिरंगे चित्रों से सजा था। एक दोपहर धूल भरी सड़क पर एक सफेद सरकारी गाड़ी रुकी। धूल का गुबार हवा में उड़ा और गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। श्री प्रकाश शर्मा, झारखंड के एक अधिकारी उतरे। उनकी खाकी वर्दी धूप में चमकी, भूरी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। सुशांत बच्चों को डिजिटल बैंकिंग सिखा रहा था, फोन पर बैलेंस चेक का तरीका। ये तो कमाल है सुशांत जी, शर्मा ने कहा, उनकी आवाज में प्रशंसा। हाथ हवा में उठा। सुशांत का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने सिर झुकाया और बोला, साहब, बस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसकी सांसें तेज थी, हाथ जेब में कस गए। शर्मा ने झोपड़ी का दौरा किया, बच्चों से बात की और रीना के हस्तशिल्प देखे। शर्मा की रिपोर्ट दिल्ली तक गई। सुशांत को यकीन नहीं था। एक सुबह सूरज उगते ही पोस्टमैन साइकिल पर आया। उसकी घंटी की आवाज गूंजती। एक सफेद लिफाफा सुशांत के हाथ में थमाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल धड़क रहा था। लिफाफा खोला, आपको राष्ट्रपति भवन में युवा प्रेरक सम्मान हेतु आमंत्रित किया जाता है। उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। राधा पास खड़ी थी, उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था, आंखें गर्व और आंसुओं से भरी। उन्होंने सुशांत को नया सफेद कुर्ता पहनाया, हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अब मेरा बेटा असली बाबू बना है। सुशांत की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर होठों पर मुस्कान थी। वह माँ के पैर छूकर गले लगा और बोला, माँ, ये तुम्हारी जीत है। दिल्ली की यात्रा में ट्रेन की खिड़की से वह खेतों, नदियों और शहरों को देखता रहा। हरे भरे धान के खेत, चमकती नदियां और दूर शहरों की ऊंची इमारतें धुंध में लिपटी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ सीट पर कसकर पकड़े। क्या यह वाकई हो रहा है? वो बुदबुदाया। राष्ट्रपति भवन में चमचमाते हॉल की रोशनी आंखें चौंधिया रही थी। लाल कालीन, सोनेरी झाड़ फानूस और मखमली कुर्सियां, सब कुछ सपने सा था। जब सुशांत मुंडा, धनगांव, झारखंड नाम पुकारा गया, उसके पैर कांपे, मगर उसने सिर ऊंचा किया, मंच पर कदम रखा, हाथ में सम्मान थामा, एक चमकता प्लाक। उसकी आंखें चमकी, दिल में गांव, माँ, ममता, रवि, रीना और ज्ञानशाला के बच्चे नाचे। यह मेरे गांव का सम्मान है, उसने सोचा, सीना गर्व से भरा। धनगांव लौटते ही ढोल नगाड़ों की थाप गूंज उठी।
गांव की गलियां फूलों से सजी थी, हवा में मिठाई और अगरबत्ती की खुशबू थी। बच्चे दौड़े, सुशांत भैया चैंपियन। सोनी चिल्लाई, उसकी चोटी हवा में नाचती। राधा की आंखें गर्व से नम थी। उन्होंने सुशांत को माला पहनाई, हाथ कांपते हुए। रवि ने कंधे पर हाथ रखा। भाई, तूने कर दिखाया। सुशांत ने भीड़ को देखा। मुन्नी, रमेश, अजय, रीना सब हंस रहे थे। उसने सोचा, ये सम्मान उसका नहीं, ज्ञानशाला का है। उसने मुट्ठी बांधी और ठान लिया, वो और झोपड़ियां बनाएगा, गांव गांव तक सपने ले जाएगा। ममता भी पीछे नहीं थी। सम्मान की खबर के बाद उसने सिलाई में और मेहनत की। एक दिन कस्बे के बाजार में उसने अपना पहला ऑर्डर पाया, 10 रंगीन ब्लाउज। घर लौटकर उसने सुशांत को गले लगाया। भैया, तेरी वजह से मैंने हिम्मत नहीं हारी। सुशांत की आंखें भर आई। उसने ममता के सिर पर हाथ फेरा और बोला, हम दोनों मिलकर गांव को नई राह देंगे। उस रात भाई बहन ने छप्पर के नीचे बैठकर तारों को देखा और